हेलो एवरीवन, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पॉलिटी की सीरीज चला रहे हैं और इसमें हम पॉलिटी को बड़े ही अच्छे अंदाज में समझने वाले हैं। अभी तक हमने क्या समझा कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो भारतीय संविधान का, जो बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट्स आते हैं, कहने का मतलब अमेंडमेंट एक्ट नहीं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा या ब्रिटेन की सरकार के द्वारा एक्ट बनाए गए थे, जो हमारे रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह थे 1773 से लेकर 1853 तक का जो शासन है वो हम पढ़ते हैं किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। और उसके बाद जो शासन आता है हमारा 1858 से लेकर 1947 तक का, वो हम ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पढ़ते हैं, या ताज का शासन जिसे बोलते हैं, जिसको हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट करा था। ठीक है, तो बीच में ये दोनों शासन अलग होने का कारण 1857 की क्रांति थी, जिससे ये पता लग जाता है जो ब्रिटिश सरकार है कि वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना शासन सही से नहीं चला पा रही है और वो शासन चलाने में असमर्थ है। तो उसके बाद का जो क्रम आता है, उसके बाद ये तो हो गया था हिस्ट्री का मामला, जिसमें हमने इतिहास को समझ लिया कि क्या इतिहास रहा है हमारे संविधान का, कैसे कैसे एक्ट्स बने और उनसे ही कहीं ना कहीं प्रभावित थोड़ा बहुत हमारा संविधान है। जैसे 1935 का जो अधिनियम आया था, उससे हमारा संविधान लगभग 50% कह सकते हैं कि उससे ग्रहित किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद अब हम क्या समझने वाले हैं, आज हम संविधान सभा को समझने वाले हैं कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, कैसे कैसे संविधान सभा का विचार आया। पहली बात तो संविधान का विचार शुरू कहाँ से होता है, इन सब चीजों को समझेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से इस क्लास को समझने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिएगा पूरी सीरीज में। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन करके यहाँ से पीडीएफ मिल सकती है आपको। ठीक है, जो भी क्लास होती है उसकी पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो संविधान सभा के बारे में समझ लेते हैं। संविधान सभा का सबसे पहले विचार कहाँ से आया? ठीक है, संविधान सभा का विचार आता है सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के मन में, और ये स्वराज विधेयक इन्होंने अपना प्रस्तुत किया था। उसमें ये एक फिलोसफी के रूप में, जिसे कहते हैं एक दर्शन के रूप में इसमें प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद जो आता है संविधान सभा का विचार, वो 1922 में महात्मा गांधी के मन में आता है, और ये हरिजन पत्रिका जो इनकी थी उसमें इन्होंने एक लेख लिखा था कि भारतीय जो संविधान होगा वो भारतीयों के द्वारा निर्मित होगा। ठीक है, तो ये जो लेख लिखा था महात्मा गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में, दूसरी बार संविधान का, जिसे कहते हैं संविधान का विचार अभी पैदा हो रहा है। ठीक है, अभी संविधान सभा की मांग नहीं हो रही, अभी संविधान का विचार आ रहा है कि कैसे कैसे संविधान का विचार प्रकट हुआ भारतीयों के मन में। ठीक, तो पहली बार बाल गंगाधर तिलक के मन में, और दूसरी बार महात्मा गांधी, और तीसरी बार 1924 में स्वराज पार्टी। ठीक है, ये जो था, अगर हमसे कभी पूछा जाता है कि पहली बार संविधान सभा की मांग किसने की, तो स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की। ठीक है, संविधान सभा की मांग अगर पूछी जाती है सबसे पहले किसने की, तो 1924 में स्वराज पार्टी ने की। अगर सबसे पहले संविधान सभा की मांग पूछी जाए तो आप उसका आंसर ये देंगे। ठीक है, क्लियर है दिमाग में एकदम। उसके बाद 1934 में क्या होता है, एम एन रॉय। ठीक है, एम एन रॉय ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। ठीक है, तो अगर कभी ये विचार, मतलब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग सबसे पहले किस व्यक्ति ने की, तो एम एन रॉय आएंगे। और संविधान सभा की केवल मांग पूछी जाए, आधिकारिक शब्द ना दिया हो, तो वहां पे कौन आ जाएंगे, हमारे स्वराज पार्टी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 1935 में क्या होता है, जब इन्होंने, एम एन रॉय ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग कर ही ली, कांग्रेस सोचती है कि अब हमें भी संविधान सभा की मांग करनी चाहिए और संविधान के क्रम में एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो 1935 में कांग्रेस भी मांग कर देती है संविधान सभा की। ठीक है, जो भारतीय कांग्रेस है हमारी। उसके बाद 1936 में ये जो कांग्रेस की मांग करी गई, इसी में कुछ एड ऑन कर देते हैं, कौन, हमारे नेहरू जी, और ये कहते हैं वयस्क मताधिकार पे के आधार पे हमारा संविधान जो सभा है उसका गठन जो होना चाहिए वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए और चुनाव के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, चुनाव के आधार पर एक तो संविधान सभा बनाई जाए, और वो भी कैसे बनाई जाए, वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो ये जो था वो संविधान सभा का क्रम है कि कैसे संविधान का विचार आया और कैसे संविधान सभा का विचार। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद अब अंग्रेजों को लगने लगा कि हाँ संविधान सभा की तेजी से मांग चल रही। उधर क्या हो रहा था 1939 में, इधर द्वितीय विश्व युद्ध इधर 1939 में तेजी पकड़ रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है, ब्रिटेन की हालत बहुत ही खस्ता हो जाती है। कैसे हो जाती है कि जो यूरोप थे, यूरोप के और देश भी उससे लड़ रहे थे। उसके ये सहयोगी देशों की तरफ से लड़ रहा था, ये इसके जो सहयोगी देश थे उनकी तरफ से लड़ रहा था। उसके बाद उधर जापान से भी इस पे अटैक हो रहे थे लगातार। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि ये थोड़ा सा महसूस कर रहा था असहज, और इसको लग रहा था कि ऐसे तो हम नहीं जीत पाएंगे, अगर भारतीयों का सहयोग हमें मिल जाए तो हम जीत सकते हैं। तो उसके बाद ये भारतीयों का सहयोग मांगते हैं, और यहाँ पे फिर इनको लगता है कि ऐसे ही कोई कुछ कहेगा नहीं, तो ये हमें वही है थोड़ा सा लालच देते हैं कि आपका संविधान, आपकी संविधान सभा हम बना देंगे 1940 में। ठीक है, 8 अगस्त 1940 में पहली बार अंग्रेज क्या है, मानते हैं कि हाँ हम आपकी संविधान सभा बना देंगे। पहली बार इन्होंने स्वीकार किया। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव इसे बोलते हैं। 8 अगस्त 1940 को आया के द्वारा पहली बार ब्रिटेन ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। तो ये अगर पूछा जाए कि ब्रिटेन ने सबसे पहली बार संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया, तो आप बताएंगे 8 अगस्त 1940 को, अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मार्च 1942 में। अब क्या होता है कि इन्होंने ये आधिकारिक मांग तो स्वीकार कर ली, हमने इनका सहयोग भी कर दिया द्वितीय विश्व युद्ध में, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि इन्हें लगता है कि अब तो हमारा काम हो गया। फिर जब भारतीय फिर से तेजी से मांग करने लगते हैं संविधान बनाने की, स्वराज की, तो उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, क्रिप्स मिशन भारत में आता है। ठीक है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत आता है, और उसका उद्देश्य क्या था, भारत में संविधान सभा का निर्माण करना। और भारत में कुल मिला के डोमिनियन स्टेट में जो हमारी मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस थी, इनके बीच उस टाइम बहुत विवाद चल रहा था इस बात को लेकर कि मुस्लिम लीग कह रही थी कि हमें अपना स्वतंत्र अलग देश चाहिए है, और यहाँ पे कांग्रेस उस विभाजन का विरोध कर रही थी। तो इस वजह से ये भारत में आता है क्रिप्स मिशन 1942 में, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। और इसमें जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है, उन दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाती है, और ये क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। ठीक है, इसका कोई फायदा नहीं होता है, और ये मतलब किसी काम का नहीं। ठीक, क्रिप्स मिशन का लाभ नहीं मिलता है, और इससे संविधान सभा की जो निर्माण की बात कही थी, या संविधान के निर्माण की जो बात कही गई थी, वो पूरी नहीं हो पाती है। उसके बाद फिर क्या होता है, अब क्या होता है, अब वहां ब्रिटेन में भी थोड़ी सी परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो वहां क्या होता है, पहले कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार होती है, उसके बाद लेबर पार्टी के, कंजर्वेटिव पार्टी के विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, तो चर्चिल पहले थे। अब उसके बाद लेबर पार्टी की सरकार आ जाती है, और वहां पे कौन बनते हैं, एटली, क्लीमेंट एटली जिन्हें बोलते हैं। तो क्लीमेंट एटली वहां पे पीएम बनते हैं। तो क्लीमेंट एटली जब पीएम बनते हैं, तो इनका रवैया जो चर्चिल थे उनसे थोड़ा सा सॉफ्ट होता है भारत के प्रति, और उनके रवैये से क्या करते हैं कि ये घोषणा करते हैं कि यहाँ पे एक कैबिनेट मिशन बनाया जाता है। कैबिनेट मिशन का मतलब क्या है, इसे कैबिनेट मिशन क्यों बोलते हैं, इसको समझ लेते हैं। कैबिनेट मिशन इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि क्या होता है, किसी भी सरकार में दो तरह के मंत्री होते हैं, एक तो साधारण मंत्री हो गए, और दूसरे कौन से होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री। तो जो कैबिनेट स्तर के मंत्री 3 थे, उनसे ये बनाया गया था, और ये तीनों लोग आए थे एक समिति बना के, और उसी समिति को कैबिनेट मिशन कहा गया। और इस कैबिनेट मिशन के द्वारा ही हमारी संविधान सभा का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है, कैबिनेट मिशन के तहत हमारी संविधान सभा का निर्माण होता है। अब कैबिनेट मिशन को हमें बड़े डिटेल में समझना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा होता है। ठीक, क्या बताएंगे आप, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा होता है, कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद इसी के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया। अब इस टाइम जो ब्रिटेन में सरकार चल रही थी, तो ब्रिटेन के महाराज कौन थे, जॉर्ज 6। ठीक है, जॉर्ज 6 वहां के इस टाइम ब्रिटेन के महाराज थे। 1936 से 1952 ईस्वी के बीच इनका जो पीरियड था। और पीएम कौन बन जाते हैं, अभी हमने डिस्कस किया, एटली बन जाते हैं। ठीक है, और ये लेबर पार्टी के थे। इससे पहले किसकी सरकार होती है, कंजर्वेटिव पार्टी की, और वो कौन होते हैं, चर्चिल, विंस्टन चर्चिल।
ठीक है, यह एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन था। ठीक है, उच्च स्तरीय का मतलब क्या हुआ, 2 स्तर के मंत्री हमने डिस्कस किए, कौन कौन से, एक हो गया हमारा जो सामान्य मंत्री होते हैं या राज्य मंत्री जिनको बोलते हैं, दूसरे कैबिनेट स्तर के मंत्री। तो ठीक है, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का ये 3 लोगों की समिति आई थी, इसलिए ये कैसा मिशन था, उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन था। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। उसके बाद पैथिक लॉरेंस, ये कौन थे भाई, अध्यक्ष थे। जो भी मिशन आया था भारत में उसके अध्यक्ष कौन थे, पैथिक लॉरेंस। और 2 इसके सदस्य और थे, सदस्य कौन थे, एक एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। अब ये जो क्रिप्स थे ये वही थे, इससे पहले जो क्रिप्स मिशन आया था उसके अध्यक्ष कौन थे, क्रिप्स। ठीक है, तो ये दूसरी बार आते हैं सदस्य के रूप में, और इस बार अध्यक्ष कौन है, पैथिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन में ये तीनों सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस ने भी इससे क्वेश्चन पूछा है, और आपका यूपीएसआई जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक चौथा नाम दे दिया जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कैबिनेट मिशन में इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको, तीनों याद रखेंगे, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, यहां तक क्या बात हो गई कैबिनेट मिशन की। अभी कैबिनेट मिशन की और बात करते हैं थोड़ी सी। उसके बाद कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा का निर्माण होता है। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा, एक तो संविधान सभा कैसे कैसे उसका विचार आया। ठीक है, विचार कितना 1895 में किसके मन में आया था, बाल गंगाधर तिलक ने, और स्वराज विधेयक के माध्यम से। ठीक है, उन्होंने क्या केवल फिलोसफी दी थी, एक दर्शन दिया था। उसके बाद महात्मा गांधी ने हरिजन मैगजीन में सबसे पहले प्रकाशित किया कि भारतीयों का जो संविधान होगा वो भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, केवल ये विचार आया था, ये हरिजन मैगजीन में। ठीक है, 1922 में। उसके बाद 1924 में क्या, कौन सी, स्वराज पार्टी के द्वारा मांग की जाती है। ठीक है, और उसके बाद एम.एन. रॉय ने 1934 ईस्वी में, 1935 में कांग्रेस ने मांग कर दी, और 1936 में क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये हमारी बेस्ट मताधिकार के आधार पर हमारी संविधान सभा को चुना जाएगा। उसके बाद क्या होता है 1940 में, 8 अगस्त 1940 में क्या आता है, हमारा अगस्त प्रस्ताव आता है, जो काम नहीं करता है। कुल मिला के उसमें ब्रिटेन जो सरकार थी वो ये मान लेती है कि हाँ आपके लिए संविधान सभा बना दी जाएगी। पहली बार वो स्वीकार करती है कि हाँ आपकी संविधान सभा की मांग को हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव में। उसके बाद क्या हुआ था 1942 में, क्या आया हमारा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में क्या हुआ, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहमति नहीं बन पाती है, तो इसीलिए संविधान सभा का निर्माण नहीं हो पाता है। उसके आगे क्या हुआ, कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन को हमने समझ लिया। कैबिनेट मिशन में उतना ही पढ़ना है, उसके बाद हम संविधान सभा की बात करते हैं। अब कुल मिला के हम संविधान सभा पे आ पाए। अभी हमने क्या पढ़ा, केवल उसकी जो हिस्ट्री थी या उसका जो विचार कैसे पैदा होता है ये सब पढ़ने में। ठीक है, और लेकिन इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं। जब एक सीक्वेंस से आप पढ़ते हैं कि कैसे क्या चीज कैसे आई, तो आपको ज्यादा याद रहता है। आप अगर कोई फैक्ट उठाएंगे उसको रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो रटने वाला जमाना गया चला। आपको अगर एग्जाम क्लियर करना है वाकई, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, और मेहनत का कोई और विकल्प नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, अच्छे से एकदम एंजॉय करके पढ़िए, क्या चीजें हैं कैसे हैं वो समझ के पढ़िए, तो आपको अवश्य याद रहेगा। आप 1-2 बार इस क्लास को देख लेंगे, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहां से पीडीएफ ले लेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कहीं पढ़ रखा है तो आप इस क्लास को 1-2 बार देख लेंगे, ये आपको याद हो जाएगा। चलिए आते हैं संविधान सभा पे। प्रांतीय विधान परिषद प्रक्रिया। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। ठीक है, तो जो संविधान सभा थी हमारी, कुल मिला के जैसा कहा गया था कि एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसका मतलब है जो अनुपात रहेगा, कहीं से भी हम संविधान सभा का कोई मेंबर अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वहां पे जो लोगों का अनुपात है, कुल मिला के जनसंख्या को आधार बनाया गया था। ठीक है, तो वही ये प्रणाली है, उसी को बोलते हैं। संविधान सभा का गठन अगर हम बात कर लें तो सदस्यों की संख्या इसमें कितनी थी, सदस्यों की संख्या कुल थी 389। अब जो कैबिनेट मिशन भारत में आया उसने कहा कि आपकी संविधान सभा में सदस्य कितने होंगे, 389। अब ये सदस्य 389, इन्होंने ऐसे ही इनको सपना आया था कि 389 सदस्य कर दे, नहीं सपना नहीं आया था भाई। क्या देखा गया, जनसंख्या को आधार बनाया गया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या
प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य हमें लेना था, केवल एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर लेना था। तो इस आधार पर हमारे जो सदस्यों की संख्या बनी वो कितनी बनी, 389। कितने सदस्य हमारी संविधान सभा में थे। उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान सभा के बारे में, और इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। क्या, एक तो संविधान सभा में जो संविधान सभा का जो चुनाव किया गया वो अप्रत्यक्ष मत के आधार पर किया गया। इसमें किसी ने प्रत्यक्ष वोट नहीं डाला, हमने केवल जनसंख्या को आधार बनाकर वहां से कोई मेंबर वहां से एक्सेप्ट कर लिया, किसी भी एक स्थान का, किसी एक एरिया का, ठीक। उसके बाद वयस्क मताधिकार के आधार पर जो संविधान सभा चुनी गई थी वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई थी। आंशिक निर्वाचन और सीमित मताधिकार, ठीक है। तो आंशिक निर्वाचन का मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति वहां से चुना जाएगा तो कुछ लोग उसको सजेस्ट कर देंगे, तो कुल मिला के आंशिक मताधिकार, ठीक है। तो इस आधार पे वो संविधान सभा का जो भी मेंबर था वो चुना जा रहा था। आधार क्या था, अभी हमने इसको डिस्कस ही कर लिया कि जनसंख्या प्रति 10 लाख पर एक सीट, ठीक है। सामान्य, मुस्लिम और सिख। अब जो संविधान सभा में लोग थे कुल मिला के, जिसे कहते हैं कि संविधान सभा में जो सीटों का आवंटन था वो 3 लोगों को किया गया, एक तो सामान्य लोगों को और दूसरा मुस्लिम और सिख। जो धर्म के आधार पर सीटों का आवंटन था वो 3 धर्मों में बांटे गया था। कौन, एक तो सामान्य, जो हिंदू राष्ट्र है यहाँ पे तो उनकी संख्या अधिक है, उसके बाद मुस्लिम और सिख, 3 लोगों को ये धर्म के आधार पर संविधान सभा में अलग अलग मेंबर के रूप में चुना गया था। आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे 389 हमारे जो टोटल मेंबर थे, अब इन मेंबर में से 296 जो मेंबर थे इनका तो हमें चुनाव कराना था, और ये 93 मेंबर जो थे ये हमें देसी रियासतों से चुनने थे, ठीक है। अब 296 में से क्या होता है, ये इलेक्शन की बात है, 389 में से 296 में से अब इलेक्शन होता है। इलेक्शन में 208 जो सीटें होती हैं वो किसको मिलती हैं, कांग्रेस को, ठीक है। उसके बाद 73 मुस्लिमों को मिलती हैं और 15 अन्य लोगों को, ठीक है। तो 208 जो सीट्स होती हैं या जिसे कहते हैं मेंबर बनते हैं, वो सीटों पर विजय हासिल कौन करता है, कांग्रेस। उसके बाद 73 पे मुस्लिम लीग और 15 पे अन्य, ठीक। उसके बाद इधर देसी रियासतों में ये कितनी, 93 सीट्स होती हैं। अब यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जो संविधान सभा में सीट्स थी वो कौन से प्रदेश से थी, कौन से प्रांत से थी, ठीक है। जो भी प्रांत हमारे होते थे उस टाइम, तो यूनाइटेड प्रोविंस, इससे सर्वाधिक सीट्स थी कितनी, 55। ये आपको याद रखना है, कभी पूछा जा सकता है। उसके बाद मद्रास से थी 49, और उसके बाद तीसरे नंबर पे वुमेन्स कितनी थी, हमारी संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, ठीक है। तो महिला सदस्यों की संख्या हमें याद रखनी है। किसी भी रियासत में प्रारंभ में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे, ठीक है। अब रियासत का मतलब क्या था, जो यहाँ पे राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनमें से पहले किसी रियासत ने संविधान सभा में पार्टिसिपेट नहीं किया और वहां पे अपना कोई प्रतिनिधि वो नहीं भेजते हैं, ठीक। उसके बाद आगे चलकर कुछ रियासतों के प्रतिनिधि आए, लेकिन हैदराबाद के प्रतिनिधि कभी नहीं आए। कहने का मतलब है हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, ये हमें याद रखना है, ठीक है। और जगह के प्रतिनिधि आ गए थे कुछ समय के बाद नखरे दिखाकर, लेकिन वहां के प्रतिनिधि हैदराबाद के हमें नहीं ला मिले, वो नहीं आए। उसके बाद क्या होता है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, ठीक है। मुस्लिम लीग क्योंकि वो अपनी बात पे अड़ी हुई थी, अड़ी हुई क्या, उनको चाहिए था पृथक राष्ट्र। अभी तक जो संविधान सभा बन रही है, संविधान सभा का निर्माण हुआ है, अभी तक एक राष्ट्र के बारे में संविधान सभा का निर्माण हुआ है, ठीक है, कि संविधान जो बनेगा वो पूरे राष्ट्र का होगा, भारत का विभाजन नहीं। अभी ये अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा निर्माण होता है। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने मनाया, ठीक है। तो 16 अगस्त 1946 का डे आप याद रखेंगे, ये पूछा जाता है कि सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया। 16 अगस्त 1946 को इन्होंने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया, और उसके बाद परिणाम क्या आया, भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। भारतीय संविधान सभा का गठन हो जाता है कैबिनेट मिशन के तहत। इसके बाद आगे जो क्रम चलता है उसमें क्या होता है, उस क्रम में 9 दिसंबर
1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इस बैठक को याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बैठक में क्या हुआ था? अब पहली बैठक थी भाई, किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन उसकी अध्यक्षता कोई तो करेगा। तो अभी ये पता नहीं लग पा रहा था कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन चुना जाएगा। तो अभी क्या किया कि जो हमेशा से होता है हमारे देश में कि आधार जो बनाया वो वरिष्ठता का आधार बना दिया कि जो सबसे वरिष्ठ नागरिक होंगे वहां पे संविधान सभा में जो सबसे वरिष्ठ थे उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया और वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। आधार क्या था कि ये वरिष्ठ थे सबसे। ठीक है, और ये वकील, ठीक है, सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, ये आधार हो गया। फ्रांस से यह रिवाज लिया वरिष्ठता का। ठीक है, तो ये जो रिवाज था जो यहाँ पे इनको वरिष्ठता का आधार बनाया गया, ये कहां से लिया गया था? फ्रांस से। ठीक है, तो याद रख लेंगे हम, इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 11 दिसंबर 1940 को अगली जो बैठक होती है हमारी संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। इसमें क्या हुआ? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है, जो दूसरी बैठक होती है उसमें भाई ये निर्णय कर लिया जाता है कि अब इसका कोई स्थायी अध्यक्ष होना चाहिए जो वाकई योग्य हो उसकी अध्यक्षता करने के लिए। केवल वरिष्ठता का आधार नहीं मान सकते हम, क्योंकि ये पूरे देश के भविष्य का सवाल था संविधान सभा। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक है, तो 2 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, एक कौन? हमारे HC मुखर्जी और दूसरे BT कृष्णामचारी। ये दोनों उपाध्यक्ष चुने जाते हैं किसके? हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष। संवैधानिक प्रवक्ता या स्पीकर किसको बनाया जाता है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हमारा कौन बनाया जाता है? संवैधानिक प्रवक्ता या स्पीकर कहते हैं। ये कभी पूछ लिया जाए याद रखेंगे। और संवैधानिक सलाहकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेनेगल नरसिम्हन राव, या इन्हें बोलते हैं BN राव। ठीक है, BN राव, इनको याद रखेंगे। संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे हमारी संविधान सभा में, तो BN राव। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को अगली बैठक होती है और इसमें विधानसभा की तीसरी बैठक नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है नेहरू जी के द्वारा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव ही पेश होता है, उसके बाद पारित होता है और उसके बाद यही आगे चलकर हमारी उद्देशिका बनता है। उद्देशिका का मतलब प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे भारत की उद्देशिका है, प्रस्तावना है, वो बनता है कौन सा? उद्देश्य प्रस्ताव। इसे पेश किसने किया था? तो नेहरू जी ने। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 13 दिसंबर 1946 को ये पेश हुआ था और पारित हो गया था 22 जनवरी 1947 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। 22 जनवरी 1947, आप इसको एकदम याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, पूछी जाती है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव एक तो पेश कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को, और पारित होना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही आगे चलकर क्या बनती है? प्रस्तावना बनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उद्देशिका। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जो था भावी संविधान का संक्षेपण। ठीक है, भावी संविधान का संक्षेपण का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था वही आगे चलकर क्या प्रस्तावना बन जाता है और प्रस्तावना में ही हमारा संविधान कैसा है उसका एक ढांचा दिया गया है। कुल मिला के वो परिचय है, संविधान का परिचय। अगर हमें देखना है कि आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, कोई आपसे कहे तो वो क्या हो जाता है? आप दिखाते हैं अपना आई कार्ड कि हाँ ये है हमारा आइडेंटिटी पहचान पत्र। तो वैसे ही क्या होता है, संविधान को अगर जानना है कि संविधान कैसा है तो हम उसकी उद्देशिका को पढ़ लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि संविधान में, पूरे संविधान में क्या दिया गया है या किस थीम पे ये आधारित है। तो कुल मिला के जो उद्देशिका है वो भावी संविधान का संक्षेपण है। ठीक है, उसको एक संक्षिप्त, बहुत संक्षिप्त आकार में लिखा गया है, तो वो संक्षेपण हो जाता है हमारा जो उद्देश्य प्रस्ताव है। उसके बाद इसमें 3 प्रकार का न्याय दिया गया था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई थी उद्देशिका में। इसमें यहाँ पे फैक्ट दे रखा है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा जो विश्व शांति को बढ़ावा देगा। ठीक है, ये जो नेहरू जी ने प्रस्तुत की थी, अपना उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उसमें लिखा था कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा जो विश्व शांति को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। आगे देखते हैं।
15 अगस्त 1947 की बात आती है। अब क्या हो चुका है, अभी तक उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो चुका है, ठीक है, और वो उद्देशिका बनेगा आगे चलकर। तो 15 अगस्त 1947 की बात आती है और ये स्वतंत्रता का दिन है, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है 1947 के द्वारा। संविधान सभा संप्रभु हो गई है, ठीक है। संविधान सभा जो थी वो अपने आप में संप्रभु हो गई, मतलब अब उस पर किसी का कोई कब्जा नहीं है, क्योंकि क्या हो गया है, हमें स्वतंत्रता मिल गई है। इससे पहले संविधान सभा तो थी, लेकिन ब्रिटेन की सरकार भी यहाँ पे थी, लेकिन जब हमें स्वतंत्रता मिल गई तो अब पूरी तरह से संविधान सभा जो थी वो क्या हो गई, संप्रभु। कुल मिला के अब संविधान सभा पर कोई दबाव, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो जैसे चाहे अपने संविधान का निर्माण कर सकती है, ठीक है। संविधान सभा को 2 कार्य सौंपे गए। एक तो संविधान सभा में जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। तो 2 कार्य कौन कौन से थे, संख्या में परिवर्तन हो गया। अब संख्या में परिवर्तन, ये बात यहाँ बहुत समझने वाली है, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे ही ये 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ, और भारत आजाद होने के साथ साथ क्या हो जाता है, विभाजित, ठीक है। आपको पता है कि भारत जब ये विभाजन होता है तो विभाजन में क्या होता है, 2 अलग अलग राष्ट्र बन जाते हैं, एक पाकिस्तान और एक भारत। इससे पहले जो संविधान सभा काम कर रही थी वो केवल एक अविभाजित भारत के लिए कर रही थी, जो पूरा था पाकिस्तान और भारत उसके लिए कर रही थी। अब यहां से क्या होता है, संविधान सभा में भी 2 भाग हो जाते हैं। संविधान सभा में 2 भाग होने का मतलब क्या हुआ, अब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा चाहिए और हमारे भारत के लिए अलग। तो पहले तो इसमें सदस्य 389 थे, जो बाद में 299 हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो सदस्य हैं वो चले जाते हैं। तो हमारे संविधान के लिए, भारत के संविधान के लिए 299 सदस्य बचते हैं। इसमें मद्रास से 49, संयुक्त प्रांत से 55 और मध्य प्रांत से 17, ठीक है। बरार जो था, मध्य प्रांत बरार जो था उससे 17, ठीक है। तो संयुक्त प्रांत से सबसे ज्यादा सदस्य कितने थे, 55, और मद्रास से 49, मध्य प्रांत से 17, तीसरे नंबर पे ये था। ये हम तीनों को याद रखेंगे। ये कब है, जब हमारी संविधान सभा जो हमारे वो पाकिस्तान की संविधान सभा है उससे जब अलग हो जाती है भारत की संविधान सभा, उसके बाद ये सदस्य इतने इतने रह जाते हैं। इसके बाद हम संविधान सभा के कार्यों को देख लेते हैं। संविधान सभा ने क्या क्या कार्य किए थे उनको देख लेते हैं। संविधान तैयार करना था, वो तो मुख्य काम था। संविधान सभा बनाई ही इसीलिए गई थी कि संविधान को तैयार करना है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ठीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज वाली जो डेट है ये याद रखेंगे आप। और उसके बाद एक डेट आपको और याद रखती है, 24 जनवरी 1950। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हुए थे 3 काम। एक तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बन गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को अपनाया गया। कब, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ठीक है। तो 3 काम एक साथ होते हैं। एक तो डेट 24 जनवरी 1950 हो गई और दूसरी हमें याद रखनी है 22 जुलाई 1947। ये दोनों डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप कंठस्थ कर लेना। क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है और संविधान ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें से जब प्रेम्बल से क्वेश्चन बनता है या संविधान सभा से क्वेश्चन बनता है या इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड से क्वेश्चन बनता है तो लगभग सीमित एरिया है वहीं से क्वेश्चन उठते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से उठते हैं। तो राष्ट्रीय गीत हो गया और राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गीत की बात करें तो किसने लिखा है ये, और राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने और राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। तो ये दोनों बातें याद रखेंगे आप। उसके बाद हम देख लेते हैं संविधान सभा की प्रारूप समिति, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में भी पूछा जाता है और प्रारूप समिति अपने आप में इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति का मतलब क्या है, संविधान हमारा, अभी तो हम क्या कर रहे थे कि संविधान होगा, अब पहले की तरह, पहले जो समय था वो इस तरह नहीं था। आज जैसा समय है कि अभी कुछ भी देखना है तो गूगल कर लिया फटाक से, ठीक है। अभी गूगल बाबा है, पहले ये नहीं होते थे। तो पहले क्या होता था, पहले कहीं पे भी, अब हमें बहुत सारे देशों का संविधान देखना था तो एक आदमी उस देश का संविधान देखने जाना, तो सब बहुत लोगों की जरूरत पड़ रही थी। वहां पे क्या, मैन पावर की बहुत जरूरत थी। अभी तो एक आदमी बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन पहले क्या था,
हमें हर अलग काम के लिए एक व्यक्ति चाहिए होता था। तो वहां पे क्या होता है कि संविधान सभा का जो प्रारूप है कि कैसा उसका डिजाइन होगा, प्रारूप कैसा होगा, वो तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई थी और उसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और ये गठन जो डेट है ये पूछी जाती है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को, इसे आप याद रखेंगे। और इसके अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर जी बनाए जाते हैं। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। इसमें जो सदस्य थे, एक तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी थे और मोहम्मद सादुल्लाह थे, बी.एल. मित्र। ठीक है, बी.एल. मित्र, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो इनके स्थान पर एन माधव राव को इसमें जो हमारी प्रारूप समिति है उसमें जगह मिल जाती है। तो बी.एल. मित्र के स्थान पर कौन आ जाते हैं, एन माधव राव। इसी तरह से डी.पी. खेतान, इनकी मृत्यु 1948 में हो जाती है, तो इनकी जगह पे कौन आ जाते हैं, टी. कृष्णामाचारी। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक रहती है। बाकी इन सभी सदस्यों से क्वेश्चन बना है, यूपी एसआई में पूछा गया है और पीसीएस ने तो कई बार पूछा है। ठीक है, और मतलब यूपी पीसीएस हो गया, चाहे मध्य प्रदेश पीसीएस हो गया, सब जगह से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो एक तो हमें अध्यक्ष याद रखने हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और बी.एल. मित्र के स्थान पर एन माधव राव आ जाते हैं, और डी.पी. खेतान के स्थान पर टी. कृष्णामाचारी। तो ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के बारे में हमें याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और जो भी डिस्कस करा जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, हम बहुत ही अच्छे से चीजों को लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारी चीजें एकदम से समझ में आ जाएं कि क्या इसका क्रम था, एकदम क्रम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब प्रारूप समिति के बाद कुछ और समितियां आ जाती हैं जिनको हमें पढ़ना जरूरी है। उन समितियों में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी समिति का कौन अध्यक्ष था। ठीक है, तो एक तो हमारी आती है प्रारूप समिति, उसके अंबेडकर अध्यक्ष थे, हमें पता है। उसके बाद आती है कार्य संचालन समिति और इसके अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद संघ शक्ति समिति आती है। तो संघ से रिलेटेड जितनी भी समिति आएंगी उनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, इसको याद रखिएगा। संघ से रिलेटेड अगर समिति आ जाए तो जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष हैं। आप देख लीजिएगा, उसमें अधिकतर यही है। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक, तो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक या प्रांतीय संविधान, तो इसके सरदार पटेल जी इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद संघ संविधान समिति, देखो संघ आ गया, उसके बाद संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया और वार्ता और झंडा समिति। ठीक है, प्रक्रिया जो समिति थी, क्या प्रक्रिया बनाई जाएगी, कैसे कार्य होगा, कोई भी काम करने की एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं एक स्ट्रेटेजी बनाना, तो वो काम कौन करेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद वार्ता, सभी से मिलकर जो बैठक होती थी वो कौन करेगा, वो बुलाएगा कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति, ठीक है, झंडे का निर्माण कैसा हो, हमारा जो राष्ट्र ध्वज हो वो कैसा हो, तो ये झंडा की जो समिति थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। एक तो प्रांतीय संविधान समिति और दूसरा मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, इसके कौन थे, दोनों के सरदार पटेल जी थे। तो ये कुछ समितियां थी, इनको आप याद रखेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हमने संविधान सभा को समझ लिया, कितनी हमारी समितियां थी, संविधान सभा का विचार कैसे कैसे आया, संविधान का विचार कहां से शुरू होता है, सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया गया है। आपको समझ में अवश्य आया होगा। अगर आपको कहीं पे समझने में दिक्कत होती है, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये सीरीज आपको पूरा पॉलिटी सिखाने वाली है, आप अच्छे से इसे सीख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।